हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिल का रिश्ता भाग 5। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा लता कानपुर पहुंच जाती है और वहां पर मिस्टर शर्मा के परिवार वाले उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। उसके बाद मिस्टर शर्मा का वकील लता को स्टेशन तक छोड़ कर आता है और उसे कुछ पेपर और एक लेटर देता है। लता जल्द से जल्द ट्रेन में बैठना चाहती है क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आखिर मिस्टर शर्मा उनके आखिरी वक्त में क्या कहना चाहते थे लता से। लता ने ट्रेन में बैठते ही लेटर पढ़ना शुरू किया। अब आगे। प्रिय लता, सदा खुश रहो। जब तक यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अब तक अपने आप को संभाल लिया होगा। आगे के सफ़र के लिए हिम्मत रखना और हमेशा मजबूत रहना। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी मजबूती ही तुम्हें इस सफ़र में सुगमतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने एक बार मुझसे पूछा था मैं तुम्हारी मदद क्यों करता हूँ, कौन सा रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच। मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत खोजा, बहुत सोचा। इतना ही नहीं, इस बारे में मैंने हर कोण से देखने की कोशिश की। जानती हो लता, जिंदगी जीने की चाह सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के साथ ही होती है। जब जीवन साथी बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है तो उसके साथ जिंदगी जीने की चाह भी चली जाती है, ऐसा मुझे लगता है। पर फिर भी इंसान जीता रहता है अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। अगर स्त्री सफेद रंग से लिपटकर सभी रंगों से दूर हो जाती है तो पुरुष के भी हृदय से सारे रंग खत्म हो जाते हैं। किसी की हंसी की आवाज सुनना खत्म हो जाता है, किसी का उसके लिए परेशान होना, किसी का उस पर संपूर्ण अधिकार जताकर फरमाइश करना खत्म हो जाता है, किसी का उसके लिए इंतजार करना, शाम को ऑफिस से आने के बाद सामने खड़े देखकर भी पूछना आ गए आप। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की ही जिंदगी नीरस और बेरंग हो जाती है। तुम और मैं इसी स्थिति से गुजर रहे थे। सुनीता के जाने के बाद मेरे अंदर भी जीने की चाह नहीं थी, पर मेरे कर्तव्य मेरे बच्चों के प्रति भी थे जिसने मुझे जिंदा रखा था। या फिर यूं कहो कि सुनीता से किए हुए वादे के लिए मैं जीवित था। उसने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके जाने के बाद बच्चों की देखभाल करूंगा। हालांकि वह भी अच्छी तरह से जान चुकी थी अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, खुले आसमान में निकल चुके हैं, माता पिता का घोंसला छोड़ चुके हैं। फिर भी वो माँ थी ना, बच्चों को ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ देख उसे डर लगता था। वह हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों के पीछे हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहूं, जब तक जीवित रहूं उन लोगों के लिए एक सहारा बना रहूं। पर वह समझ कर भी यह बात समझना नहीं चाहती थी कि बच्चे अब अपना नया घोंसला बनाने के लिए आतुर थे। वह आतुर थे कि कब मम्मी पापा अपना घोंसला छोड़े और इसके तिनकों को भी ले जाकर अपने घोंसले में लगा ले, ताकि तिनके ढूंढने तक की मेहनत भी हमें ना करनी पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें वह घोंसला तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वह घोंसला यानी कि हमारा घर, वह घर जहाँ इनका जन्म हुआ था, जहाँ इनकी परवरिश हुई थी, वह घर जो मैंने और सुनीता ने बड़ी मेहनत से, बड़े ही प्रेम से, त्याग और समर्पण के साथ बनाया था। यह चारों मिलकर ना सिर्फ उसे तोड़कर दूसरा बनाने के लिए बल्कि बेचने के लिए भी तैयार थे। खैर, मेरे मरने के बाद तो इन्हें यह कानूनी रूप से अधिकार भी मिल गया है। आज तो तुम पहली बार मेरे परिवार से भी मिली होगी। मैं जानता हूँ उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा, पर तुम चिंता मत करना, यह चाहकर भी कभी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मेरे वकील मिस्टर सोहन ने तुम्हें एक लिफाफा दिया होगा, उसको खोलो। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर हैं जो कि दिल्ली जनकपुरी में है। नैतिक और रितु के नाम से लिया गया है ताकि भविष्य में इन्हें कोई परेशानी ना हो। और मेरे ऑफिस के कुछ पेपर हैं जो कि तुम दिल्ली सचिवालय में जमा करा दोगी तो तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी। तुम्हारे स्कूल की आमदनी और मेरी पेंशन से तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन आराम से चलता रहेगा, जैसा कि आज से पहले भी चलता रहा है। कोई भी आर्थिक संकट तुम्हारे सामने नहीं आएगा। घर तो पहले ही तुम्हारे नाम से है। इसके अलावा यह जो 25 लाख रुपए की एफडी मैंने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए छोड़ी है, यह मेरी पत्नी सुनीता के जमा किए हुए पैसे हैं। इन पैसों के साथ तुम्हें एक चाबी भी मिली होगी। यह दिल्ली स्टेट बैंक में मेरे लॉकर की चाबी है। उसमें सुनीता के बनवाए हुए कुछ गहने हैं जो कि उसने अपनी बेटी और बहू चारों के लिए बनवाए थे, पर जीते जी उसका यह भ्रम भी टूट चुका था
जब मेरे दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनकी पत्नियों ने आशीर्वाद के रूप में भी इन गहनों को लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें नगद पैसे चाहिए थे ताकि वह जापान में ही अपनी एक आशियाना खरीद सके। उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि वह इन गहनों को बेचकर उन्हें पैसे दे दे। सुनीता बहुत उदास हो गई थी। तब उसने मुझसे कहा था उन दोनों को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूं और इन गहनों और पैसों को अपने पास रख लूं और भविष्य में इन गहनों और पैसों को एक ऐसे हाथ में दे दूं जो कि इनकी सही कीमत समझ सके। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी नज़र में तुम्हारे अलावा इन गहनों और पैसों की सही कीमत समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आज तुम्हें यह देना चाह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें यह सब उसी दिन देना चाहता था जब मैंने तुम्हें पहली बार नैति के जन्मदिन पर देखा था और तुमने मेरे पैर छुए थे। तब मैंने कुछ पैसे तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर दिए थे। तुम्हारी आंखों में मुझे वह सम्मान अपने लिए नजर आया जो कि मैं अपनी खुद की बेटी या बहू में अपने लिए देखना चाहता था। तब मेरे दिल ने कहा था इन पैसों और गहनों की सच्ची उत्तराधिकारी मुझे मिल गई है। इसलिए मैंने तुम्हें अमित के साथ अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया था। लेकिन इसी बीच अमित हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया और उसके बाद हालात कुछ ऐसे ही बनते चले गए कि मैं चाहकर भी तुम्हें कभी अपने हाथों से यह नहीं दे पाया। इसके लिए तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम जैसा चाहो इन पैसों और गहनों का उपयोग करो। अब आते हैं तुम्हारे प्रश्न पर, मैंने अब तक तुम्हारी मदद क्यों की, किस रिश्ते से की। आज इस सवाल का जवाब मेरे पास है और तुमको जानकर हैरानी होगी कि जवाब खोजने में मेरी मदद किसने की, तो वह है हमारा छोटा सा नैतिक। अभी कुछ देर पहले नैतिक से फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई है। इस वक्त मैं बहुत बीमार हूँ, हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हूँ, हाथ में सुई लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से पत्र लिख पा रहा हूँ। शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया था, तब से मेरा मन बहुत बेचैन था। 4 बच्चे हैं मेरे और चारों बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि कब पापा मरे और हम उनकी संपत्ति लेने जाएं। कभी कभी फ़ोन आता है तो सिर्फ यह पूछने के लिए कैसे हैं, जबकि उनकी बातों में छुपा हुआ सवाल मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आप कब तक जीवित रहेंगे। अपने ही खून के इस बदलते हुए रंग को देखकर मैं हैरान और परेशान हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनकी एक फरमाइश पूरी करने के लिए मैं दिन रात दौड़ता रहता था, चाहे कितने भी दिनों की लंबी ड्यूटी करके थका हुआ क्यों नहीं आता था। बिना इन बच्चों को खिलाए मैं खुद नहीं खा पाता था और यह चारों मुंह खोले मेरे सामने बैठे रहते थे। पापा मुझे पहले तो मुझे पहले। आज जब मेरे हाथ कांप रहे हैं तो मैं नर्स के भरोसे बैठा हूँ। काम के लिए पहले मैं कई दिनों के दौरे पर जाता था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन की सुविधा भी नहीं थी। तब बच्चों को यह पता भी नहीं होता था पापा कब आएंगे, पर फिर भी मेरा इंतज़ार करते थे और मैं भी भागा भागा ड्यूटी पूरी करके इन सब के लिए इन सब के मनपसंद गिफ्ट लेकर आता था और समय से पहुंचने की कोशिश भी करता था कि कहीं रात होने से पहले वह सो ना जाए। तो फिर उनके चेहरे की खुशी और चमक देखने के लिए मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज ये बूढ़ी आंखें उनका इंतज़ार कर रही हैं। आज अगर कहीं से भूले भटके भी वह यहाँ आ जाए तो इन आँखों की न सिर्फ चमक बल्कि रोशनी भी बढ़ जाएगी। पर यह आंखें सब कुछ जानती है। इन आँखों ने पूरी जिंदगी पूरी दुनिया देखी है, अच्छी तरह से समझती है कि इन्हें इस इंतजार में ही टकटकी लगाए हुए बंद होना है, कोई नहीं आने वाला। फिर भी ये उनके इंतजार में भीगी जा रही हैं। उनको भविष्य में परेशानी ना हो इसलिए हमने अपना वर्तमान भी नहीं जिया। दिन रात उनकी देखभाल की, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके फ्यूचर प्लानिंग तक में मैंने अपने आप को झोंक दिया। उस वक्त मेरे पास समय भी नहीं होता था। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी था, बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास, पर फिर भी हर वक्त चाहे खुद पर कितना भी काम का दबाव क्यों ना हो, उनकी एक आवाज़ पर उनके पास होता था। किस लिए? इस दिन के लिए। अपने अंतिम समय में जब मैं सिर्फ उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर अपनी आंखें बंद करना चाहता हूँ, वह चेहरे और उनकी हंसी जो कि मेरी जीवन भर की कमाई है, भविष्य निधि का निवेश है, उनको अपनी बंद होती आंखों से देखना चाहता हूँ। वो आज मेरे पास नहीं है। आज भी इन आंखों में उन चारों की हंसते मुस्कुराती बचपन की वो छवि बसी हुई है जो न मुझे थकने देती थी और न ही मुझे सोने देती थी कि कहीं कोई तेज हवा का झोंका या तूफान मेरे आशियाने को नुकसान ना पहुंचा दे। इस कारण मैं चैन से सो भी नहीं पाता था। किसी भी कारण उनके चेहरे की मुस्कान कहीं फीकी ना पड़ जाए।
इसलिए मैं दिन रात चलता ही रहता था, हर वक्त मेहनत ही करता रहता था। आज जब मैं हमेशा के लिए चैन की नींद सोने से पहले एक बार उन चारों को अपने सामने हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, तो उनके पास मेरे आने के लिए वक्त नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी के झमेलों में उलझे हुए हैं। पर हाँ, मेरी मौत की खबर सुनते ही संपत्ति के लिए सब पहुंच जाएंगे। उस समय सबको वक्त मिल जाएगा, सबको फुर्सत हो जाएगी। मैं बस इस वक्त सबको याद कर रहा था, सबसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं है, इसलिए किसी को भी फोन नहीं किया। और ठीक उसी वक्त नैतिक का फोन आया और उसने कहा, क्यों परेशान हैं आप, क्या सोच रहे हैं? मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे लगा कि मैं परेशान हूँ। यहाँ अपने खून के रिश्तों को तो कुछ पता नहीं चलता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? तो उसने कहा, यही तो अंतर है उन रिश्तों में और मेरे और आपके बीच के रिश्ते में। यह दुनियादारी से जुड़े हुए झूठे रिश्ते हैं और यह सच्चा रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। यहाँ एक दिल का दूसरे दिल से कनेक्शन है, जो कि यह बता देता है कि अगला तकलीफ में है। और देख लीजिए, आप उधर बेचैन हुए और मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आपको मेरी जरूरत हो सकती है, मुझे आपके साथ होना चाहिए, और मैंने तुरंत फोन आपको घुमा दिया। उसकी मासूम बातें सुनकर मैं काफी हंसा और इस वक्त अपने आप को काफी हल्का भी महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश भी हूँ कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे रिश्ते भी बनाए हैं जो कि बिना कुछ बोले ही मेरे दिल का हाल समझ जाते हैं और मेरे लिए मेरी हर मुश्किल पर खड़े हो जाते हैं। उसने आज पहली बार मुझसे जिद की है दिल्ली आकर उसके पास रहने की, पर मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा वहाँ आना शायद तुमको अच्छा नहीं लगता, और सच कहूँ तो मैं वहाँ आकर रहना भी नहीं चाहता। ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे कारण वहाँ आकर नहीं रहना चाहता हूँ, इसका भी एक अलग ही कारण है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण में कोई भी एक कोना भी गलत हो। मेरे वहाँ रहने से बच्चों का खून के रिश्तों पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। उनके साथ तो जो हुआ सो तो हुआ ही, पर जब वह मेरा अकेलापन देखेंगे तो उनको भविष्य के लिए भी उनके मन में कोई अच्छी आशा नहीं जागेगी। और मैं यह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। मैं आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, पर उस समय मैं अपने आप को भावनात्मक रूप से टूटा हुआ पा रहा था। पर नैतिक, मेरे सच्चे दिल के रिश्तेदार, ने मुझे आकर वहाँ सहारा दे दिया, और उसी के भावनात्मक सहारे के कारण आज मैंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अगर उन्हें मेरे अंतिम समय में मेरे साथ होने की जरूरत नहीं, तो फिर इस शरीर को उनके द्वारा अंतिम संस्कार की क्या जरूरत है? इसीलिए तो मैंने अपना शरीर उनके लिए नहीं छोड़ा, और ना ही मेरे मरने के बाद उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के लिए छोड़ा है। अरे, जब वह जीते जी मुझे एक गिलास पानी पिलाने के लिए मेरे पास मौजूद नहीं रहे, तो फिर मेरे मरने के बाद मुझे उनसे तर्पण की कोई इच्छा और आशा नहीं है। इसलिए तो मैंने इस मानवता की भलाई के लिए अपना मृत शरीर दान कर दिया। मेरी आंखें, लीवर जरूरतमंदों को दान में दे दी जाए। सुबह तुमने जो हंगामा मचा हुआ मेरे घर में देखा होगा, वो इसलिए था, मुझे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं था। मैंने तो सारी जिंदगी उनके लिए हर चीज कमाई है, जोड़ी है। तो भला वह संपत्ति क्या मैं अपने साथ लेकर जाने वाला था? पर उन्हें यह संपत्ति जल्दी चाहिए थी, इसलिए मैंने वकील को बुलाकर संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कह दिया है। अब मैं अपने आप को अब बिल्कुल बोझ मुक्त, हल्का महसूस कर रहा हूँ। कई दिनों के बाद आज मैं अपने हाथ से अब कुछ लिखने में सक्षम हूँ, वरना यहाँ तो अब हाथ पानी उठाने में भी कांपते हैं। खाना खाते वक्त ऐसा लगा जैसे कि अमित सामने बैठा हो। उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो अमित जैसे डांट कर मुझे खाना खिलाता था, उसी तरह आज उसने फिर मुझे भरपेट खाना खिलाया है। उसके साथ भी तो मेरा यही रिश्ता था ना, सच्चा रिश्ता, दिल का रिश्ता, तुम्हारे और बच्चों के साथ। मेरे इस रिश्ते की शुरुआत भी तो अमित के साथ ही हुई थी। अमित ने पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ रिश्ता निभाया था, और उसके जाने के बाद अब यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाऊं। तुम्हारी हालत का अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं अमित की डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल के सारे बिल बाकी थे, इस कारण हॉस्पिटल से बॉडी देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने पता किया तो एक्सीडेंटल क्लेम से लेकर ऑफिस के सारे पैसे तुम्हारे जेठ और मामा ससुर मिलकर निकाल चुके थे, जिस पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी थे।
तो फिर कहाँ गए पैसे? मैं समझ गया कि अमित मुझसे क्या कहना चाहता था। जब अमित हॉस्पिटल में जिंदगी से अपनी जंग लड़ रहा था, तब मैं अमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था। अमित ने आंखों ही आंखों में मुझसे बहुत कुछ कहा था और मैंने उसे आश्वासन भी दिया था। तब अमित ने चैन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अमित की बातों से ही तुम्हारे बारे में मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम ज़्यादा दुनियादारी नहीं जानती हो, एक सीधी सादी घरेलू महिला हो जो कि अपने पति और अपने बच्चों में ही खुश रहना जानती है। इस कारण अमित के काम वाले दिन हैं। मैं तुमको उन लोगों से सावधान रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया और फिर देर हो गई। जब तुमने मुझे वहां आने से मना किया तो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, दुनियादारी समझता हूँ। लेकिन जब उन लोगों ने मेरे ऑफिस में आकर इस तरह से हंगामा किया, तभी मैं सतर्क हो गया था और इसी सतर्कता के कारण बच्चों के साथ होने वाला इतना बड़ा हादसा टल गया। मेरी पहली जिम्मेदारी तुम्हारी और बच्चों की सुरक्षा थी, जो कि कानपुर में रहते संभव नहीं हो पाती। इस कारण मैंने तुम्हें वहां से दिल्ली शिफ्ट किया। मेरी जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं था। मैं एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी था और मुझ पर हमले होते ही रहते थे। इस कारण मैंने शुरू से ही अपने बच्चों के भी भविष्य को सेफ जोन में रखा था और नैतिक ऋतु के भी भविष्य को सुरक्षित करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे कानूनी रूप से शादी कर ली, ताकि अगर मैं ना रहूं तो तुम्हें और बच्चों को भी कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं सेवा काल के दौरान ही मर जाता, तब भी मेरे मरने के बाद तुम्हें नौकरी मिल जाती और पेंशन भी मिलती रहती। मेरे कारण तुम्हारी मनोस्थिति और ज्यादा खराब ना हो जाए, जिससे कि बच्चों के पालन पोषण में कोई कमी आए। इस कारण मैंने सदैव तुमसे दूर रहने की कोशिश की। खैर जाने दो, छोड़ो इन सब बातों को। मेरे लिए कल भी तुम मेरे अमित की ही पत्नी थी, जो मेरे लिए बेटे जैसा था, पर मेरा सच्चा रिश्तेदार था, दिल का रिश्तेदार था। और आज मेरे नैतिक की माँ हो, जो कि मेरा सच्चा रिश्तेदार है। और यही रिश्ता मेरा अब तुमसे भी है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। इस पत्र को लिखते समय जो पीड़ा मुझे हो रही है या जो खुशी मुझे हो रही है, वह सब तुम अपने दिल पर महसूस कर रही हो। तो है ना दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता। मेरे इस पत्र को पढ़कर तुम रो रही हो। बह जाने दो इन आंसुओं को, जिस पर तुमने अब तक रोक लगा कर रखा है। आज जितना रोना चाहती हो रो लो, पर आगे से हिम्मत रखना, मजबूत बनना, क्योंकि घर पर दोनों बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें अकेले ही उनके लिए सहारा बनना है। नैतिक समझदार है, सब कुछ समझता है। मैंने उससे इस विषय में भी बात कर ली है, तुम्हारे और अपने कानूनी रिश्ते के विषय में भी। वह बहुत जल्दी ही इस रिश्ते को समझ गया। आखिर वह मेरे अमित का बेटा जो है, वरना यह दिल के रिश्ते इतनी आसानी से सबको समझ में नहीं आते और ना ही हम इन्हें समझा पाएंगे। आशा करता हूँ अब आगे से रिश्ते को तुम पूरी ईमानदारी से निभाओगी, मेरे आंखों के तारे नैतिक और नीतू का ध्यान रखोगी। ऐसा कुछ भी मत करना जिससे कि मेरी लाडली नीतू को तुम्हारी शिकायत मुझसे लगानी पड़े, क्योंकि अब मैं उसकी तरफ से उसका केस लड़ने के लिए वहां नहीं रहूंगा। उसका कुछ विशेष ध्यान रखना, वह बहुत नासमझ है, उसे समझदार बनाना है। आज मैं अपने सच्चे रिश्तेदारों की हंसती मुस्कुराती छवि अपनी आंखों में लेकर अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। नैतिक और नीतू की तस्वीर हॉस्पिटल में मेरे बेड के बगल वाले टेबल पर है। मैं उसे सीने से लगाकर सोना चाहता हूँ। शायद सुबह ना उठने के लिए इस शरीर का सफर बस अब यहीं तक का था। आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने नए सफर पर जाने के लिए आतुर है। जो आता है वह जाता है, यह दुनिया आनी जानी है। यहाँ हर शय मुसाफिर है, सफर में जिंदगानी है। यह लाइनें एक बार मुझे अमित ने सुनाई थी। इसलिए मेरे जाने का कोई अफसोस मत करना और ना ही मेरे प्रति अपने किसी व्यवहार के लिए मन में कोई गलानी रखना। तुम कल भी मेरे लिए मेरी छोटी बेटी सोनम के जैसी थी, तो आज उससे भी बढ़कर हो, क्योंकि जो प्रेम, आदर और सम्मान मुझे तुमसे और अमित से मिला है, वह जो मुझे मेरे अपने खुद के बच्चों से भी नहीं मिला। अगर मेरे किसी व्यवहार या बात से तुम्हें कोई ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे अंतिम यात्रा के मंगलमय होने की कामना करना। मेरी अंतिम यात्रा के लिए जो भी करना है तुम्हें ही करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगी। मैं बस अब श्री राम का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहना, तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार प्रकाश कुमार शर्मा।
फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।